हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मध्य प्रदेश पीएससी 2010 की परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ हूं। मैं आपको मध्य प्रदेश पीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापन का कार्य करूंगा और उम्मीद करता हूं मेरे एक्सपीरियंस से आपको मध्य प्रदेश पीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा व आगे आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उन्हें क्लियर करने में मदद मिलेगी। इस वीडियोज़ के माध्यम से मैं इन टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। फ्रेंड्स, हमने वैदिक काल के काल विभाजन में ऋग्वैदिक काल को अब तक पढ़ा है और ऋग्वैदिक काल के लिए मध्य प्रदेश पीएससी ने जो निर्धारित किया है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन, वो हमने ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में कर लिया है। अगर हम चर्चा करें इस काल पर, तो इस काल पर प्रायः जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पूछे हैं वो प्रायः सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति पर ही रहे हैं। प्रश्न जैसे पिछले वर्ष 2018 के प्रश्न पत्र में उत्तर वैदिक काल की सामाजिक और राजनीतिक दशा पर एक प्रश्न पूछा गया था और हम जब इन विषयों पर लिखने जाते हैं तो हमारे सामने ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि हमने उस काल को कितना समझा है। यदि हम उत्तर वैदिक काल को लिखने के लिए अपने प्रश्नों में जा रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि वो परिवर्तन क्या था जो उत्तर वैदिक काल तक हो रहा है। यदि हमने ऋग्वैदिक काल को समझा है तो हम निश्चित रूप से ये लिख सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से यदि देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उत्तर वैदिक काल तक आते आते उनकी स्थिति में हमें ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है या परिवर्तित होती रही हैं। या जब हमें ऋग्वैदिक काल में लिखना होता है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो चीज़ हम यहाँ ऋग्वैदिक काल में देखते हैं इसका स्वरूप उत्तर वैदिक काल तक आकर के इस प्रकार से परिवर्तित होता है। क्वेश्चन आंसर की हम चर्चा करेंगे, इसके पहले हम अभी चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में हम शुरुआत करते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक दशा से। फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल वह समय है जिसमें हमें अन्य जो वेद हैं, अथर्ववेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, या अन्य जो वैदिक ग्रंथ हैं वो हमें दिखते हैं और इस काल के विषय में हमारी जानकारी का अधिकतम स्रोत यही है। इतिहास में जो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से मुख्यतः प्राप्त करते हैं। साहित्यिक स्रोतों में दिए गए तथ्यों का परीक्षण हम पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से करते हैं। यदि वो तथ्य पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से पुष्ट हो जाते हैं तो हम यह मानते हैं कि इस काल में ये विशिष्टताएं हमें देखने को मिली हैं। अन्यथा यदि केवल साहित्यिक स्रोतों की हम बात करें तो उन्हें वह मान्यता उतनी नहीं मिलती यदि उसकी पुष्टि पुरातात्विक स्रोत से नहीं होती। उत्तर वैदिक काल में हमारे पास साहित्य की बहुलता है और जो तथ्य हमें दिए गए या जो हम उन साहित्यिक स्रोतों से जानकारी संबंधित काल के विषय में पाते हैं उस जानकारी को हम पुरातात्विक स्रोतों से यद्यपि पुष्ट करने में समर्थ रहे हैं, पूर्णतः नहीं किंतु पुष्ट करने में समर्थ रहे हैं। अब यदि हम बात करें राजनैतिक दशा की तो उत्तर वैदिक काल की जो राजनैतिक दशा थी इस काल तक हमें देखने को मिलता है कि राजनैतिक रूप से जो कबायली संरचना थी उसमें दरार आना शुरू हो गई थी। हमने ये पढ़ा है कि ऋग्वैदिक काल कबायली संरचना पर आधारित था जिसमें राज्य जन आधारित होता था। यह वह समय है जब कबायली संरचना में दरार आना शुरू हो गई और इसी का परिणाम यह था कि अब जो राज्य है वो जन आधारित ना होकर के क्षेत्र आधारित हो गया। अब हमें मित्रों इस चीज को ध्यान में रखना है कि परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। परिवर्तन में जो निरंतरता है वो तत्व कैसा है। जन आधारित हमें ऋग्वैदिक काल में दिख रहा है, उस समय कबायली संरचना के अस्तित्व हमें दिखाई देते हैं राजनीतिक स्थिति में। उस कबायली संरचना में दरार आनी शुरू हो रही है और इसका परिणाम यह है कि राज्य जन आधारित ना होकर के हमें क्षेत्र आधारित दिखाई देता है। राज्य जन आधारित ना होकर क्षेत्र आधारित। अब
ये इस ढंग से भी हम समझ सकते हैं कि इस समय में राजसूय यज्ञ, अगर हम इसकी बात करें तो जो राजसूय यज्ञ इत्यादि होते थे वो एक निश्चित स्थान पर ही हो सकते थे, एक निश्चित स्थान पर। इसकी पुष्टि इस चीज से हम कर सकते हैं कि राज्य जो है अब जन आधारित ना होकर क्षेत्र आधारित होने लगा है, और इसकी पुष्टि हम इस रूप में कर रहे हैं कि जो राजसूय यज्ञ इत्यादि औपचारिकताएं राजपद के साथ जुड़ती जा रही थी वो एक निश्चित स्थान पर ही किए जाते थे। तो जब स्थान निश्चित होने लगा, निश्चित रूप से, तो कबायली संरचना में भी दरार आनी शुरू हो गई, तब तो स्थान निश्चित हो रहा है। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि इसमें कबायली संरचना में दरार आई और राज्य जन आधारित ना होकर के क्षेत्र आधारित हो गया। ये हमें ध्यान देना है। इस समय में भी संरचना की यदि हम बात करें तो इस समय में भी सबसे छोटी इकाई हमारी अभी भी कुल ही थी। अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो वहां पर भी सबसे छोटी इकाई हमें कुल ही दिखती है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई वहां हमें जन दिखती है। और यहां पर सबसे छोटी इकाई भी हमें कुल तो दिखती है, कुल ही थी सबसे छोटी इकाई, कुल या कुटुंब। सबसे छोटी इकाई यहां पर भी हमें कुल ही दिखती है, किंतु सबसे बड़ी इकाई यहां पे जन की जगह में जनपद। ये परिवर्तन का क्रम ध्यान में रखेंगे तो जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हमारे लिए किसी भी विषय को या विषय वस्तु को समझने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। ऋग्वैदिक काल में हमने क्या अध्ययन किया कि सबसे छोटी इकाई तो कुल थी, जो हमें उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलती है। परिवर्तन कहाँ पे आ रहा है? जो जन आधारित राज्य था वो क्षेत्र आधारित हो रहा है, और सबसे बड़ी इकाई के रूप में जन की जगह में हमें जनपद देखने को मिलता है। सबसे बड़ी इकाई हो गई जनपद। अब इस काल में हम बात करते हैं एक एक क्रम से राजा की। सबसे पहले राजा। यदि हम राजा की बात करें तो इस काल में राजा की स्थिति में अत्यंत सुधार देखने को मिलता है। सुधार का मतलब यहां पे हम ये मानेंगे कि राजा की स्थिति सुदृढ़ होती जा रही थी, तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट होती जा रही थी राजा की स्थिति। अगर ऋग्वेद काल की हम बात करें, ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो उसकी तुलना में राजा की स्थिति अधिक स्पष्ट, तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट दिखाई देती है इस काल में। राजा इस काल में बड़ी बड़ी उपाधियां लेना शुरू कर दे रहा था, यानी राजा के साथ उपाधियां भी जुड़ती जा रही थी निश्चित रूप से। जैसे राजा सर्वभूपति, राजा सर्वभूपति, सर्वजनेन, इस प्रकार की उपाधियां राजा लेना शुरू कर रहे थे। मतलब राजा की स्थिति में अब सुधार हो रहा था। सुधार इन द सेंस कि राजा की स्थिति और स्पष्ट होती जा रही थी, राजा को महत्व मिलना शुरू हो रहा था, जो हम धीरे धीरे देखेंगे परिवर्तन के क्रम में कि वो आगे चल करके राजा की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही थी कि राजा को देवता का प्रतिबिंब भी आगे के इतिहास के अध्ययन में हम देखेंगे कि कहा जाता था धरती पर राजा की तुलना देवता से की जाने लगी थी, राजा को देवता का प्रतिबिंब कहा जाने लगा था। राजा के साथ अब ये तो राजा की स्थिति हो गई, राजपद के साथ औपचारिकताएं जुड़ने लगी थी। राजपद के साथ जब राजा का पद होता था उसके साथ कुछ औपचारिकताएं, अब वो औपचारिकताएं क्या क्या थी? राजपद के साथ औपचारिकताएं जैसे यज्ञ इत्यादि, राजसूय यज्ञ, ये राजा की महत्ता को बतलाता था कि कोई राजा कितना शक्तिशाली है, कितने विशाल क्षेत्र पर
उसका अधिकार है या उसकी अधीनता को कौन कौन स्वीकार कर रहा है। तो यज्ञों के माध्यम से राजा अपने राजपद को और ज्यादा सशक्त बनाता था। तो राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इनके माध्यम से राजा अपनी स्थिति को और मजबूत करता था। तो राजपद के साथ ये औपचारिकताएं हमें देखने को मिलती है। ये वही समय था जब शक्तिशाली राज्यों का उदय हो रहा था। ये वह समय था जब शक्तिशाली राज्यों का उदय हो रहा था और राजा की स्थिति महत्वपूर्ण होती जा रही थी। अब प्रमुख शासकीय अधिकारी, शासकीय अधिकारी जिनका उल्लेख हमें इस काल में देखने को मिलता है, उसमें एक संघित्री, इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जो बाद के काल में भी अगर हम मौर्य काल तक आते हैं वो हमें देखने को मिलता है। इसे हम कोषाध्यक्ष कहते थे, जो मौर्य काल में सन्निधाता कहलाता था। संघित्री से हम यहाँ पे हम कर संग्रहकर्ता के रूप में भागदूध, जिसे हम मौर्य काल में समाहर्ता कहते थे, यहाँ पे भी हमें दिखाई देता है। सेनानी, सैन्य कार्यों से संबद्ध है, पुरोहित, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये प्रमुख शासन के अधिकारी थे। इस काल में यदि हम राजा की बात करें तो निश्चित रूप से न्याय और दंड व्यवस्था, न्याय और दंड व्यवस्था के शीर्ष पर राजा होता था। न्याय और दंड व्यवस्था के शीर्ष पर राजा होता था। दंड व्यवस्था प्रायः अब कठोर होना शुरू हो गई थी, यद्यपि मृत्युदंड जैसी स्थितियां यहां हमें देखने को नहीं मिलती हैं। यदि किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या इत्यादि कर दी है तो उसके लिए भी गायों के माध्यम से, जिस भी व्यक्ति की हत्या हुई है उसके परिवार को गायों का दान करने का विधान कर दिया गया था। तो दंड व्यवस्था में हम मृत्युदंड जैसी स्थिति यहाँ पे नहीं पाते हैं। यदि सभा और समिति की हम बात करें तो जो राजा की शक्ति पर नियंत्रण ऋग्वैदिक काल में रखती थी, उनकी स्थिति में अब यहाँ पे गिरावट आना शुरू हो गई। सभा और समिति जो ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि राजा की स्थिति पे अंकुश रखती थी, राजा को निरंकुश होने से बचाती थी, उनकी स्थिति में अब गिरावट आना शुरू हो गई। उनका नियंत्रण कमजोर होने लगा और विदथ जैसी जो संस्था हम ऋग्वैदिक काल में देखते थे वो यहाँ पर आकर लुप्त हो गई। विदथ जैसी संस्था जिसे हम ऋग्वैदिक काल में देख रहे थे वो यहाँ आकर के लुप्त हो गई। तो एक परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर सभा और समितियों के महत्व में गिरावट आ रही है, विदथ जैसी संस्था लुप्त हो रही है। जो प्रशासकीय अधिकारी हैं इनमें 12 रत्नियों की जो जानकारी हमें मिलती है उनमें प्रमुख जो हैं वो ये हैं, जिन पर संघित्री या भागदूध कर संग्रहकर्ता, सेनानी कर संग्रहकर्ता के रूप में यदि हम देखते हैं भागदूध को, इसका तात्पर्य ये है कि जो करारोपण की व्यवस्था थी जो हमें ऋग्वैदिक काल में स्थायी रूप से दिखाई नहीं देती, वो करारोपण व्यवस्था यहाँ पर निर्मित हो गई थी। राज्य ने कर लेना शुरू कर दिया था। तो करारोपण की जो व्यवस्था थी वो इस काल में आकर के हमें नियमित रूप से दिखाई देती है, नियमित रूप से, क्योंकि राज्य भी अब क्षेत्र आधारित हो गया है। कबीलाई तत्व में दरार आनी शुरू हो गई है।
हमें बड़े बड़े धीरे धीरे राज्यों का अस्तित्व दिखाई देने लगता है इस काल में आकर के। तो करारोपण की जो व्यवस्था है वो भी हम देखते हैं कि वो निर्मित हो गई थी, स्थापित हो गई थी। अच्छा, हमने बलि नामक कर को ऋग्वैदिक काल में देखा था जो एक स्वैच्छिक कर था। यहाँ पर आकर बलि अनिवार्य कर के रूप में हमें दिखता है। बलि अनिवार्य कर हो जाता है। इसके साथ साथ हमें दो अन्य कर भी दिखते हैं, शुल्क और भाग। शुल्क और भाग के रूप में हमें दो कर और देखने को मिलते हैं। तो राजनैतिक दशा की अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो यह वह काल है जिसमें राज्य जन आधारित ना होकर के क्षेत्र आधारित हो गया। छोटी इकाई यद्यपि कुल थी, लेकिन ऊपर के शीर्ष क्रम पे अब हम देख रहे हैं कि क्षेत्र हो गया था, जनपद हो गया था। बड़े बड़े राज्यों का अस्तित्व हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। कौशाम्बी हो गया या इंद्रप्रस्थ हो गए, ऐसे राज्यों का अस्तित्व, ऐसे राज्यों की जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। राजा की स्थिति ऋग्वैदिक काल की तुलना में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। राजपद के साथ विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएं जुड़ने लगती हैं। राजा अपने उपाधियां धारण करने लगता है और सभा व समिति जैसी जो संस्थाएं थीं उनका महत्व यहाँ इस काल में आकर धीरे धीरे घटने लगा था। विदत जैसी संस्था यहाँ लुप्त हो जाती थी। राजा के राज्य के हिसाब से यहाँ पर करारोपण नामक व्यवस्था स्थिर हो जाती है। बलि नामक कर जो कभी स्वैच्छिक होता था यहाँ अनिवार्य हो गया था। शुल्क और भाग नामक हमें दो अन्य कर भी यहाँ पे मिलते हैं। संहित्री नामक हमें वह रत्नी जानकारी, संहित्री नामक हमें एक प्रशासनिक अधिकारी का यहाँ पे उल्लेख मिलता है जो कोषाध्यक्ष के पद पर होता था। हमें यहाँ पे भागदूध नामक अधिकारी के विषय में जानकारी मिलती है जो कर का संग्रह करता था। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो उत्तर वैदिक काल वह काल था जहाँ पर ऋग्वैदिक काल के कुछ अवशेष, ऋग्वैदिक काल के कुछ विशिष्टताएं उत्तर वैदिक काल तक आते आते अपने स्पष्ट स्वरूप को या तो ग्रहण कर रही थी या कुछ एक चीजें उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाप्ति की ओर अग्रसर होती जा रही थी। लेकिन निष्कर्ष में यही है कि राज्य का अस्तित्व अब निर्मित होने लगा था और राजा की स्थिति मजबूत होने लगी थी।